Welcome back, dear students. Let's start our today's social science class and continue our first chapter of geography class 10, that is resource and development. Beta, in our previous classes we have done the meaning of resources, classification of resources, and then in the previous class we have done the resource planning, sustainable development, why the resource planning is important and why the resource conservation is important. Our today's topic is land degradation. What is the meaning of land degradation? Decline in the quality of land, that is called land degradation. We all know that we human beings are contaminating or exploiting or polluting our land or its upper part, its top part, that is soil, in one or the other way, right? So that is called the land degradation. Let's understand this concept more clearly. Large-scale soil erosion caused by running water and wind is called somewhere caused the land degradation. अब जो सॉइल इरोजन है कोई आप लोगों के लिए न्यू कंसेप्ट नहीं है, आप लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हो कि सॉइल इरोजन होता कैसे है या व्हाट इज सॉइल इरोजन. द रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल by different agents like water, wind. So that is called the soil erosion. And somewhere if the topmost part of the soil will get removed regularly, of course the part of land from where the soil is eroded, that will degrade. Why? Because it will diminish or decline the fertility of the soil. Now, what are the other causes which are causing the land degradation? Here you can see the first one is dumping of waste material from mining centers and industrial units. जहाँ पे माइनिंग का काम होता है या कहीं भी कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसका पूरा वेस्ट हम लोग कहाँ थ्रो कर देते हैं? दैट इज थ्रोन ऑन दी ओपन पार्ट या ओपन एरिया नियर दोज इंडस्ट्रीज और दी माइनिंग सेंटर्स. तो उससे क्या होगा, उसमें कितने सारे केमिकल्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो लैंड को की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, उसको पॉल्यूट करते हैं. सेकेंड, ओवर इरिगेशन लीड्स टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलाइन इन दी सॉइल. अभी ओवर इरिगेशन के कारण क्या हो रहा है, जब पानी की जितनी ज़रूरत है हमारे प्लांट्स को, हमारी क्रॉप्स को, उसके अलावा जो एक्सेसिव वाटर होगा वो क्या होगा, वो मिट्टी में मिक्स होगा. मिट्टी में मिक्स होने के कारण जब वहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इट विल लीड टू सैलिनिटी. वो मिट्टी में खारेपन को क्या करेगा, बढ़ा देगा. एंड एल्कलाइन होता है बेटा अ कंटेंट ऑफ एसिड. ठीक है, पीएच वैल्यू होती है. इट विल इंक्रीज द कंटेंट ऑफ एसिड और इंक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल. थर्ड इज ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स एंड डिफॉरेस्टेशन बाय ह्यूमन बीइंग. ओवरग्रेजिंग, अब जहाँ पर लोग एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने एनिमल्स को किसी एक पर्टिकुलर ओपन ग्रास लैंड में ले जाते हैं एंड देयर दे यूज टू गेट फिड. अब वहाँ पर हम लोग रेगुलर वो अपने एनिमल्स को एक ही प्लेस पर ले जाते रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ की जो ग्रास लैंड है वो इट विल डिमिनिश, इट विल फिनिश, ख़त्म हो जाएगी. तो वहाँ पर सॉइल पार्टिकल क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे. एंड सॉइल पार्टिकल लूज होने के कारण दे विल बी इरोडेड very easily by the water during the rain and by the wind. And second, हम human beings, what we are doing, we are cutting the trees day by day, we are cutting the forest, we are cutting the trees. Why? Just to fulfill our requirement of settlement, industries, road constructions, etc. तो हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं. पेड़ों की जड़ें क्या करते हैं, वो मिट्टी को बांध के रखती हैं. ठीक है, लेकिन अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो द सॉइल पार्टिकल विल बिकम लूज. और लूज पार्टिकल्स क्या होंगे, ऑफ कोर्स दे विल इरोडेड वेरी इजीली. द नेक्स्ट वन इज वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट पॉल्यूट्स द लैंड. अभी इंडस्ट्रीज से जो भी कंटामिनेटेड वाटर जो फ्लो आउट होता है वो या तो कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी रिवर पॉन्ड में जाके मिलेगा, नहीं तो अगर उसके आसपास कोई रिवर या पॉन्ड नहीं है तो जो भी ओपन एरिया होगा उस पानी की पंपिंग आउट उस तरफ हो जाती है. तो उससे क्या होगी, हमारे वो सारे केमिकल्स जो पानी के थ्रू उस इंडस्ट्री में से निकले हैं वो सारे किस में जाके मिल जाएंगे, दे विल कंटामिनेट द लैंड, दे विल पॉल्यूट द लैंड. नेक्स्ट, मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन for ceramic industry creates a lot of dust. This dust is deposited in the neighboring land.
अभी कुछ इंडस्ट्रीज़ में जैसे यहाँ पे लाइमस्टोन की बात हो रही है, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी। हाउस कंस्ट्रक्शन में जब हम लोग अपने घरों में पत्थर लगवाते हैं, ठीक है, मार्बल हम लोग लगवाते हैं, और उसके बाद उस मार्बल की अच्छे से हम लोग रगड़ाई करवाते हैं, उसको प्लेन करवाते हैं, क्लीनिंग करवाते हैं उसके अच्छे से, तो कितना वाइट मटेरियल उसके ऊपर से निकलता है, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा। और हम लोग भी क्या करते हैं, वो सारा अपने घर में से साफ़ करके बाहर सड़क पे। ऐसा ही इंडस्ट्रीज़ में होता है। इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसे जो लाइमस्टोन पर सोप बनाने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, या जो हम लोग ये बड़े प्रीशियस स्टोन के हम लोग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, इन सब इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, उनके क्लीनिंग का, उनकी पॉलिशिंग का जब काम होता है, जैसे हमारे घरों में पत्थरों की पॉलिशिंग का होता है, तो उन पॉलिशिंग का जब काम होता है तो वो जो सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, इतनी जो डस्ट निकलती है, तो वो सारी कहाँ जाती है, इट इज़ थ्रोन आउट ऑन दी नियरेस्ट ओपन लैंड एरिया, एंड इन दिस वे इट विल पॉल्यूट द लैंड। आप इमेजिन करके देखो बेटा, हमारे घर में जब पत्थरों की या मार्बल की पॉलिशिंग चलती है, तो जो ड्राई डस्ट होती है प्लस फिर वो जो गीला गीला मटेरियल पूरा वाइट कलर का जो वॉश आउट होता है, आर वी एबल टू ब्रीथ इन इट? हम लोग उसमें ब्रीथ भी नहीं कर पाते। जब वो डस्ट हम लोग उसको ब्रीथ इन करते हैं तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। तो वही डस्ट पार्टिकल सारे के सारे कहाँ हैं, इंडस्ट्रीज में से भी ओपन लैंड एरिया में थ्रो कर दिए जाते हैं, विच पॉल्यूट आवर लैंड एंड फाइनली डिमिनिश और डिक्लाइन द क्वालिटी ऑफ द लैंड इन दैट एरिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगर हम लोग इसी तरीके से काम करते रहे तो आने वाले टाइम पे क्या होगा, ये ज़मीन हमारे रहने लायक रहेगी ही नहीं। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कंजर्व आवर लैंड। हमें इसको बचाने की ज़रूरत है, हमें इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, सेव करने की ज़रूरत है। नाउ हाउ टू डू इट, soil erosion can be prevented by ending deforestation, control grazing, encouraging afforestation and practicing terrace farming in hilly areas। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे थोड़ा डिटेल में भी करेंगे। तो सॉइल कंजर्वेशन को कैसे रोका जा सकता है, नो डाउट डिफॉरेस्टेशन ना करके, यानी पेड़ों को ना काट के, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ, ठीक है। फिर हिली एरियाज़ में भी अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, वहाँ पर भी अगर हम लोग फार्मिंग करेंगे, तो क्योंकि जो स्लोपी एरिया होता है वहाँ पे रनिंग वाटर के साथ ना मिट्टी बहुत आसानी से बह जाती है, तो वहाँ पर भी अगर प्रॉपर टेरेस फार्मिंग की जाएगी तो सॉइल इरोजन क्या होगा, कम होगा। सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ plant and stabilizing of sand dunes by growing thorny bushes will help to prevent land degradation in deserts। इससे क्या होगा, अगर हम लोग ओपन एरियाज में दिस विल क्रिएट अ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स बीच बीच में हम लोग रोज़ में लगा देंगे, या फिर अगर सैंडी एरिया है यानी डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर हमारे जो नॉर्मल प्लांट्स हैं नहीं होते, तो वहाँ पे थॉर्नी बुशेज़ हैं, अगर उनको प्लांट वहाँ पर किया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो इरोजनल वर्क है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज मिट्टी को जो पौधों की जड़ें हैं वो अपने साथ बांध के रखती हैं, इट कीप्स बाइंडिंग दी सॉइल पार्टिकल्स। थर्ड इज माइनिंग एक्टिविटी शुड बी कंट्रोल्ड एंड न्यू टेक्नोलॉजी विच रिड्यूसेस द वेस्टेज कैन बी अडॉप्टेड। अब माइनिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, खुदाई हो रही है तो यानी कि मिट्टी के लूज पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सेकेंड थिंग, आफ्टर द माइनिंग उसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, आफ्टर द माइनिंग वी लीव इट एज इट इज़। ये ऐसा नहीं है कि अब वो जो इतने बड़े बड़े गड्ढे हमने मिनरल्स या फॉसिल फ्यूल्स को निकालने के लिए बनाए थे उनको बंद कर दिया जाए, नहीं, तो उनके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, ताकि अब वो जो वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाती है लैंड आफ्टर द माइनिंग, इट शुड बी रीयूज्ड फॉर सम अदर पर्पस और फॉर द सेम पर्पस, बट एटलीस्ट वो लूज सॉइल पार्टिकल्स नहीं होंगे तो वो इरोड नहीं होंगे। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेज। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको भी बायोडिग्रेडेबल और दूसरे मटेरियल में क्या करना चाहिए, हमें क्लासिफाई करना चाहिए या उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट के बाद बाहर थ्रो करना चाहिए, जिससे कि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो सॉइल में ऐड ना हो। अर्बन वेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायोमैन्योर। अभी मैंने बात की थी बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज की, तो जो भी हमारा ऐसा वेस्ट है जिससे हम लोग उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ एनर्जी, तो दोज मटेरियल शुड बी यूज्ड। एंड द लास्ट वन इज ओवर इरिगेशन शुड बी स्टॉप्ड एंड न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन शुड बी फॉलोड।
तो ओवर इरिगेशन को चेकआउट करना चाहिए, ताकि जो क्वांटिटी ऑफ सैलिनिटी इज इंक्रीजिंग, एसिड इज इंक्रीजिंग, तो इट शुड बी कंट्रोल्ड. If we'll adopt all these measures, then we'll be able to protect or conserve our land. Our next topic is soil as a resource. No doubt beta that soil is one of the very important resource for us. क्योंकि अगर हम लोग अपनी बेसिक नीड की बात करते हैं, we all need food to survive. अब वो खाना हमें कहाँ से मिल रहा है? From where we are getting our food items? We are getting those food items from soil. क्रॉपिंग कहाँ हो रही है? मिट्टी में तो हो रही है. अगर मिट्टी नहीं होगी तो फसलें कहाँ उगाएंगे? और सपोज मिट्टी भी है लेकिन वो मिट्टी जहर बन चुकी है, इट इज़ पॉल्यूटेड, उसके जो नेचुरल मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स थे वो टोटली ख़त्म हो चुके हैं, तो उस मिट्टी में फसल अच्छी कहाँ से होगी? ठीक है, उसकी फर्टिलिटी टोटली ख़त्म हो चुकी है, तो उस मिट्टी में फसल कहाँ से होगी? मिट्टी इरोड हो चुकी है, तो हम लोग फसलें कहाँ उगाएंगे? तो दैट इज़ वाई सॉयल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ऑल ऑफ अस. सॉइल के बारे में आप सब लोगों को पता है कि व्हाट इज सॉइल? द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज हैविंग लूज ब्रोकन पार्टिकल्स एंड विच आर यूजफुल टू ग्रो प्लांट्स इज कॉल्ड सॉइल. ठीक है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो हमारी लेयर्स ऑफ सॉइल होती हैं, उसके ऊपर जो सबसे टॉप मोस्ट लूज पार्टिकल वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल. एंड दैट इज यूज टू ग्रो plants or vegetation, trees, crops, whatever we can say. Now soil consists of mineral such as sand, clay and organic matter such as humus, bacteria and earthworms. अब सॉइल बनी कैसे है? सॉइल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर से बनी है. ऑर्गेनिक मैटर्स क्या है? जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक किससे जुड़ा हुआ है? रिलेटेड टू लाइफ. तो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से मिलता है सॉइल को? दैट इज फ्रॉम द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लस सॉइल के अंदर खुद जो है बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, जो कि सॉइल में ह्यूमस को बढ़ाते हैं. एंड सॉइल में जितना ज़्यादा ह्यूमस हो गया, सॉइल की फर्टिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी. एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स में हमारे क्या आते हैं? सैंड, क्ले, ये सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है, अब और इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है सॉइल, क्ले, इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो सॉइल का टेक्सचर होगा वो कैसा होगा. ठीक है, अगर मिक्सचर में, ठीक है, सॉइल कैसे बनी है? इन्हीं सब चीज़ों के मिक्सचर से बनी है. अगर उस मिक्सचर में सैंडी पार्टिकल ज़्यादा है, सैंड पार्टिकल ज़्यादा है, तो सॉइल कैसी होगी? सैंडी सॉइल होगी. सिल्ट ज़्यादा है तो वो लोमी सॉइल होगी. क्ले पार्टिकल ज़्यादा है तो वो क्लेई सॉइल होगी. तो इट डिपेंड्स कि किस तरह के पार्टिकल जो है उस मिक्सचर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज सॉइल इज फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू द प्रोसेसिंग. अब ये बन कैसे रही है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग में क्या होता है? वेदरिंग इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक पार्टिकल्स. चट्टानों के टूटने को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं. अब चट्टानें टूटेंगी तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे? वो छोटे छोटे टुकड़ों में इट विल डिसइंटीग्रेट and finally they will turn into either in the gravel form or in the fine soil particles. As a result of weathering, a layer of loose rock material is formed on the land surface. If this layer remains undisturbed for a long period of time, chemical, physical and organic changes take place in it. These changes lead to the formation of soil. तो अब ये जो लूज पार्टिकल्स हैं, because of the weathering, they are transported to other place by the river or the wind. और बहुत लंबे समय के बाद क्या होगा? when they keeps on breaking, तो ये छोटे छोटे जो है कणों में कन्वर्ट हो जाते हैं and they take the proper form of soil. So बेटा, soil formation is not a quick process. It takes a long period. It takes so many years to come into proper existence of fine soil particles. That is why we need to conserve our soil. Now factors which influence the formation of soil. अब soil के बनने में कौन कौन से factors हैं जो अपना मेन रोल प्ले करते हैं? उसमें सबसे पहला है आपका climate.
क्लाइमेट क्यों? क्लाइमेट डिसाइड्स द रेट ऑफ वेदरिंग एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब क्लाइमेट क्या कर रहा है? क्लाइमेट किसी भी एरिया का क्लाइमेट जैसा होगा वहाँ पर वेदरिंग प्रोसेसिंग भी उसी तरीके की होगी, ठीक है। एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन, वहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर सॉइल इरोजन कम होगी, सॉइल इरोजन, और जहाँ पर वेजिटेशन कम होगी वहाँ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा होगी, सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस को वो क्या करेगी? इम्पैक्ट करेगी। दूसरा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी ऑफ द लैंड डिसाइड्स द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। अब टोपोग्राफी मीन्स रिलीफ फीचर्स। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो ज़मीन है वो कैसी है। अगर वो पहाड़ी एरिया है तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगी, तो यानी कि सॉइल की लेयर तो वहाँ पर बन ही नहीं पाएगी। हिली एरिया में स्लोप्स पर क्या होगा? पानी के साथ हवा के साथ मिट्टी बह जाएगी, तो यानी कि, और यहाँ पर सपोज वेजिटेशन भी नहीं है, दोनों चीज़ें मिलाकर देखो आप, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, वेजिटेशन भी नहीं है तो मिट्टी क्या हो जाएगी? बह जाएगी पानी और हवा के साथ इजीली। लेकिन वहीं पर अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पर इरोजनल वर्क स्लो होगा, वेजिटेशन ज़्यादा है तो इरोजनल वर्क स्लो होगा, जिसके कारण कि सॉइल की परत एक दूसरे के ऊपर इजीली बनती जाएंगी, और जितनी ज़्यादा परतें बनेगी उतनी ज़्यादा डेप्थ होगी, जितनी ज़्यादा सॉइल की डेप्थ होगी उतनी ज़्यादा सॉइल में ह्यूमस भी होगा, मिनरल्स भी होंगे, और एंड प्लस उसकी फर्टिलिटी भी ज़्यादा होगी। थर्ड जो रोल प्ले करता है दैट इज़ नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। अभी सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो मिट्टी बनी है वो किस तरीके के रॉक पार्टिकल से बनी है। अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि वेदर इट हैज़ द मोर सैंडी कंटेंट, सल्ट कंटेंट या क्ले कंटेंट, तो इन तीनों का मिक्सचर होता है, लेकिन कौन सा कंटेंट ज़्यादा है, इनकी प्रोपोर्शन कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका जो पेरेंट रॉक है, यानी बेसिकली वो किस पहाड़ से या किस चट्टान से वो मिट्टी बनी है, उसके मिनरल्स कैसे थे, उसके न्यूट्रिएंट्स कैसे थे, तो सॉइल की सारी क्वालिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज वेजिटेशन। वेजिटेशन डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ ह्यूमस अवेलेबल इन द सॉइल। अभी हमने कहा था कि जो टॉप लेयर है उसमें ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा उतनी ज़्यादा सॉइल फर्टिलिटी होगी। तो अब ये ह्यूमस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ह्यूमस आता कहाँ से है? बाय द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लस द स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल। तो वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, क्योंकि कहीं पर भी एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं वहाँ के पूरे क्लाइमेट पर डिपेंड करती है वेजिटेशन। तो वेजिटेशन जैसी होगी, ठीक है, तो वेजिटेशन जैसी भी होगी, वैसे ही अगर वेजिटेशन अच्छी है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हैं, तो वो सॉइल में ह्यूमस एलिमेंट को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। लेकिन अगर वेजिटेशन ही नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत कम है, तो क्या होगा? सॉइल में ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होगा, जिसके कारण कि इट विल अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सो हियर we have completed our topic till here. We will discuss the next topic in our next video. Till then, take care and have a good day.